गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 15 हमारा स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर का नेम है हमारा एयर अराउंड अस, वायु हमारे चारों ओर, जिसका पार्ट 1 हम लास्ट टाइम करा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के चैप्टर को। हमें स्टार्ट करना है कहां से? During winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when we breathe through our nostril. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system. तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, अत्यधिक सर्दी में आप अपने पेड़ की पत्तियों से अछनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में पाए जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल हमारी हेल्प करते हैं, जो श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को भी याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपके मुंह से सांस लेने के कारण डांटा था? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के जो कण हैं, हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी अधिक कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है? We see that air contain mostly nitrogen and oxygen. In fact, their two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituting the carbon dioxide and a few other gases and water vapor. तो देखिए, वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर के वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण भी होते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 15.3। 15.3 में है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। एक्टिविटी करने के लिए आपको एक बीकर लेना होगा। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल container, heat it slowly on the tripod stand well before the water begin to boil. Look carefully at the inner surface to the container. Do you see teeny bubbles on the inside? तो देखिए, आप इसमें देखेंगे क्या कि जब आप बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, इसे त्रिपाद स्टैंड के ऊपर जब धीरे से रख देंगे तो पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, और आप पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने पहले भी स्टडी किया है, चैप्टर 8 में भी देखा था, चैप्टर 9 में भी देखा था कि जो जीव पानी के अंदर रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वरना पानी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आई? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी से वो अपनी श्वसन क्रिया को
करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहां से प्राप्त होती है? नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में टेक a lump of dry soil in a beaker or a glass, add water to it and note what happen। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, एक बीकर या कांच के ग्लास में सूखी मिट्टी का एक ठेला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए कि क्या होता है इसके बाद। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकालते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ठेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के साथ साथ the burrows, the holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. These burrows also make space available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all space occupied by the air in the soil। तो देखिए इसी वायु का उपयोग करते मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मात तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने में के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है क्या चूहे केवल भारी वर्षा की समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? यस, यही कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सारे जीवों को के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापित कौन करता है? तो आइए इसकी स्टडी करते हैं हम 15.4 में। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड? तो चैप्टर 7 में भी हमने स्टडी किया था। वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। Plants also consume oxygen the respiration, but they produce more of it than they consume. Is why we say plants produce oxygen। तो आपने पहले भी देखा है कि पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन के लिए तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ये रियलिटी है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतु द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण बना होता है। इससे स्पष्ट रहता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। The wind makes the windmill rotate। The windmill is used to draw water from tube wells and to run flour mills. Windmills are also used to generate electricity. Air helps in the movements of sailing yachts, gliders, parachute and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps us in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle। तो देखिए वायु जो है हमारी पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है। पक्षी हमारे चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक हमारी इंपॉर्टेंट रोल भी करती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आप सभी को तब तक इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।